दोस्तों, आज हम एक्सप्लेन करेंगे तमिल सुपरस्टार की मूवी जय भीम। मूवी के शुरुआत में एक जेल दिखाया गया है जहां से बहुत सारे कैदी बाहर निकल रहे होते हैं और एक जेलर सभी कैदियों से उनकी जात पूछता है। जिन लोगों की बड़ी जात होती है उन्हें रिहा कर देते हैं, लेकिन जिनकी छोटी जात होती है उन लोगों को एक अलग लाइन में खड़ा करते हैं। दरअसल जो बड़ी जात वाले हैं वो छोटी जात पे जुल्म करते हैं और पुलिस उनसे पैसे लेकर उनको छोड़ देती है और छोटी जात वालों पे झूठे केस लगाकर उनको अंदर कर देती है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि राजा कन्नू और उसकी वाइफ सेंगनी खेत में होते हैं जो कि चूहे और सांप पकड़ने का काम करते हैं। साथ में उसका भाई, उसकी बहन और उसकी बहन का पति भी होते हैं जो कि वही काम करते हैं। नेक्स्ट सीन में राजा कन्नू के गांव में सरपंच के घर में जब सरपंच की पत्नी अपने गहने को देख रही होती है तभी वहाँ पे सांप आ जाता है, जिसे देखकर वो डर जाती है और सांप को पकड़ने के लिए फिर राजा कन्नू को बुलाया जाता है। राजा कन्नू सरपंच के घर आता है और उसी कमरे में जाता है जहाँ सारे गहने रखे होते हैं। वो गहने की अलमारी में देखता है और सांप को ढूंढकर पकड़ लेता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि मित्रा नाम की टीचर जो जात पात में विश्वास नहीं रखती और छोटी जात के लोगों और उनके बच्चों को पढ़ा रही होती है। फिर अगले दिन गांव वाले दफ्तर जाते हैं अपने बच्चों का सर्टिफिकेट बनवाने और वहां ऑफिसर उन्हें मना कर देता है और छोटी जात होने की वजह से उन्हें वहां से भगा देता है। कुछ ही दिनों बाद सेंगनी राजा कन्नू को बताती है कि वो प्रेग्नेंट है। दोनों बहुत खुश हो जाते हैं, पर राजा कन्नू को ये भी पता हो जाता है कि अब उसकी जिम्मेदारियां और बढ़ गई हैं और इसीलिए वो अब भत्ते पे काम करने के लिए जाता है। सेंगनी भी साथ जाने की जिद करती है पर वो मना कर देता है। फिर राजा कन्नू भत्ते में काम करने लगता है। नेक्स्ट सीन में सरपंच के घर गहनों की चोरी हो जाती है और चोरी का शक राजा कन्नू पे जाता है। सरपंच पुलिस को बताती है कि कुछ ही दिनों पहले राजा कन्नू उसके घर सांप पकड़ने आया था और उसने गहने भी देखे थे। राजा कन्नू तो बाहर गया होता है तो पुलिस उसके घर जाती है और उसकी पत्नी सेंगनी को बुरी तरह से पकड़ के पुलिस स्टेशन लेकर जाती है। अगले सीन में चंद्रू, जो कि ह्यूमन राइट्स का एक बहुत बड़ा वकील है और एक मोर्चे पे नारा लगा रहा होता है, तभी चंद्रू देखता है कि उसके क्लाइंट आए हुए हैं तो चंद्रू कोर्ट के अंदर जाता है। एक वकील उससे पूछता है कि अभी तो आप बाहर नारे लगा रहे थे, फिर अंदर कैसे आ गए? तब चंद्रू उन्हें बताता है कि ये केस उनके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। एक्चुअली ये वही केस है जो हमने मूवी के स्टार्टिंग में देखा था। पुलिस ने छोटी जात वालों पे झूठे केस डाले हैं जो उन्होंने नहीं किए हैं। चंद्रू ये साबित भी कर देता है और केस जीत भी जाता है। अगले सीन में चंद्रू पुलिस के खिलाफ नारे लगा रहा होता है और तभी वहां मित्रा और सेंगनी उससे मिलने आती हैं। घर पे चंद्रू सेंगनी से कहता है कि उसे सब कुछ केस के बारे में जानना है। फिर स्टोरी फ्लैशबैक में जाती है। सेंगनी चंद्रू को बताती है कि एक दिन राजा कन्नू को ढूंढते हुए पुलिस घर आती है और फिर उसे मारते हुए पुलिस स्टेशन लेकर जाती है और उसके साथ उसके पति के भाई, बहन और उसके पति को पुलिस स्टेशन लेकर जाती है और बहुत मारती है। पुलिस राजा कन्नू को ढूंढते हुए भत्ते पे जाती है पर राजा कन्नू वहाँ नहीं होता। राजा कन्नू जब अपने घर आ रहा होता है तभी उसे कुछ लोग पकड़ लेते हैं और पुलिस स्टेशन लेकर जाते हैं। पुलिस स्टेशन में पुलिस राजा कन्नू को बहुत मारती है और गुनाह कबूल करने के लिए बोलती है, पर जो गुनाह उसने किया ही नहीं उसके लिए हाँ कैसे बोलता। इसलिए वो पुलिस वालों से मार खाता रहता है। अगले दिन उसकी पत्नी उसके लिए खाना लाई होती है और वो वहाँ आकर बहुत शॉक हो जाती है क्योंकि राजा कन्नू की हालत बहुत बुरी हो गई होती है क्योंकि पुलिस वालों ने उसे बहुत मारा होता है। कुछ दिनों के बाद पता चलता है कि राजा कन्नू, उसका भाई और उसकी बहन का पति तीनों ही जेल से फरार हो गए हैं
तीनों का कुछ पता नहीं चलता है। सेंगनी और मित्रा बड़े बड़े अधिकारियों के पास जाती हैं मदद के लिए, पर सब मना कर देते हैं। सेंगनी की बातें सुनने के बाद चंद्रू केस की पूरी स्टडी करने लगता है और इन्वेस्टिगेशन करता है। चंद्रू ये केस हेबियस कॉर्पस के तहत केस लगाता है। हेबियस कॉर्पस का ये मतलब होता है कि किसी इंसान का बिना सबूत गायब हो जाना या किसी इंसान के द्वारा किडनैप कर लेना, कोर्ट पुलिस को खुद ऑर्डर देता है कि उस इंसान को ढूंढकर कोर्ट में पेश करें। फिर जज चंद्रू की बात मान लेते हैं और पुलिस को ऑर्डर देते हैं राजा कन्नू को ढूंढने के लिए। साथ ही वो ये भी कहते हैं कि पुलिस वालों ने जो रिपोर्ट बनाई थी उसमें जितने भी गवाह लिखे हुए हैं वो सब से पूछताछ करना चाहता है। अब चंद्रू सभी गवाह से पूछताछ करने लगता है। सब पुलिस के पक्ष में ही बोल रहे होते हैं। चंद्रू समझ जाता है कि ये सब झूठ बोल रहे हैं। जब सब झूठी गवाही देते हैं तभी चंद्रू एक पुलिस वाले को बुलाता है जिसने रिपोर्ट तैयार की होती है। जब चंद्रू उससे पूछता है कि दवा खाना कहाँ पे है और मेडिकल कहाँ पे है जहाँ से भागे हुए लोगों ने दवाई ली थी, पुलिस ऑफिसर नहीं बता पाता और तभी चंद्रू साबित कर देता है कि पुलिस ऑफिसर ने झूठी रिपोर्ट बनाई थी। और बाकी के पुलिस ऑफिसर टेंशन में आ जाते हैं और शहर के सबसे बड़े वकील के पास जाते हैं, मदद मांगते हैं। जब एक दिन सेंगनी चंद्रू को कॉल कर रही होती है तभी कुछ पुलिस वाले उसकी बेटी को उठा ले जाते हैं। सेंगनी पुलिस स्टेशन जाती है। पुलिस वाले उसको बोलते हैं कि केस वापस ले ले वरना बहुत बुरा होगा। तभी पुलिस वालों को डीएसपी का कॉल आता है और सेंगनी को पुलिस की जीप में घर छोड़ने के लिए बोलते हैं। दरअसल जब पुलिस वाले सेंगनी की बेटी जब उठाकर ले जाते हैं तभी चंद्रू का कॉल आता है और सेंगनी सब बता देती है और चंद्रू तुरंत जज साहब के पास जाता है और जज साहब डीएसपी को कॉल कर देते हैं। अगले दिन कोर्ट में एक सेठ आता है जहां राजा कन्नू और उसके भाई पहले काम किया करते थे। सेठ बताता है कि राजा कन्नू के भाई का उसके पास कॉल आया था और उसने कहा कि वो जेल से फरार हो चुके हैं। अब केस ऑपोजिशन की तरफ झुक चुका था। चंद्रू सेंगनी पे गुस्सा होता है कि उसने ये बात क्यों नहीं बताई। तभी मित्रा बोलती है कि उसने ही रोका था बताने को, क्योंकि ये बात झूठ है। राजा कन्नू के भाई को पढ़ना ही नहीं आता तो वो कॉल कैसे कर सकता है। फिर चंद्रू एसटीडी के नंबर को निकालता है और सभी नंबर चेक करता है। फिर उसे ये पता चलता है कि केरला के एक एसटीडी पोल से कॉल किया गया था। चंद्रू केरला पहुंच जाता है और एसटीडी बूथ के मालिक से मिलता है। नेक्स्ट सीन में वो एसटीडी बूथ का मालिक कोर्ट में आता है और बताता है कि कुछ ही दिनों पहले 3 लोग उसके एसटीडी बूथ में घुस गए थे और वो तीनों कोई और नहीं बल्कि पुलिस वाले होते हैं। चंद्रू बोलता है कि पुलिस वाले इसमें इन्वॉल्व हैं, इसलिए ये केस सीबीआई को दे देना चाहिए। फिर ये केस आईजी के पास जाता है और अब आईजी और चंद्रू केस को सॉल्व करने में लग जाते हैं। फिर दोनों केरला जाते हैं और सब फाइल चेक करते हैं कि वो तीनों यहाँ तो नहीं आए। तभी एक ऑफिसर उन्हें बताता है कि हिट एंड रन में उन्हें बॉडी मिली थी। मित्रा राजा कन्नू को आइडेंटिफाई कर लेती है। ऑपोजिशन का वकील पुलिस वालों से पूछता है कि आखिर हुआ क्या था। तब पुलिस वाले बताते हैं कि जब राजा कन्नू को मार रहे थे तब गलती से वो मर गया, जिसके बाद उन्होंने बॉडी को लेकर शहर के बॉर्डर पे फेंक दिया। फिर इन्वेस्टिगेशन से चंद्रू को पता चलता है कि एसटीडी बूथ में राजा कन्नू का भाई भी था। वो सब एक जेल में जाते हैं जहां मित्रा उन दोनों को आइडेंटिफाई कर लेती है। फिर दोनों को अदालत में लाया जाता है। राजा कन्नू का भाई बताता है कि राजा कन्नू को बहुत मारा गया और राजा कन्नू और उसके बहन का पति दोनों बेहोश हो गए। तो उनको होश में लाने के लिए पुलिस वालों ने उनकी आंखों में मिर्ची डाली। राजा कन्नू की बहन का पति तो होश में आ गया, पर राजा कन्नू मर चुका था। फिर आईजी बताते हैं कि जिस चोरी के लिए ये सब हुआ वो दरअसल उनके गांव के आदमी राजू ने की थी, जिसमें पुलिस भी मिली हुई थी। राजा कन्नू के बॉडी के पास पुलिस वैन के टायर के निशान और पुलिस के जूतों के निशान भी मिले थे। फिर सभी पुलिस वालों को सज़ा होती है और सेंगनी को घर और ज़मीन मिलती। दोस्तों,
अगर आपको ये वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।